So in today's class, we will move further in this chapter. पिछले क्लास का हमने ये देखा कि रोटेशनल मोशन जो हमारा पर्टिकुलर मोशन है, इस पर्टिकुलर मोशन को पहचानते कैसे, ठीक है। रिजिड बॉडीज रोटेशनल मोशन को अगर एग्जीक्यूट करती हैं तो उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज मिलेगी, हमने ये बात की। एक रोटेशनल मोशन के अंदर अगर बॉडी है तो सारे सारे पार्टिकल कैसे मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन। All the particles of the rigid body, if the rigid body is executing rotational motion, then all the particles are executing circular motion around one axis, and that axis is known as axis of rotation. उस axis को हम क्या कहते हैं? Axis of rotation। ये बात हमने पिछली क्लास में क्लियर कर। Now in today's class, हम axis of rotation के बाद पिछली क्लास के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव किया और हमने बोला था दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसमें हाफ कांस्टेंट है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कल हमने एक फॉर्मूला बनाया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था समेशन एम आर स्क्वायर। Now what is this summation? Summation stands for addition only. हम सारे quantities को क्या करेंगे? Addition करेंगे. What is m? M is the mass. And what is r? R is the perpendicular distance from the axis of rotation. Perpendicular distance of mass from the axis of rotation. From the axis of rotation. So perpendicular distance axis of rotation से उसको कितना बोला गया? r बोला। तो summation mr square gives us the moment of inertia of a given body on any axis. सबसे पहला काम हमारा रोटेशन मोशन होता है to find out the axis of rotation. axis of rotation के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा? To find out the moment of inertia. Now let us solve this particular topic and see कि moment of inertia different objects का क्या-क्या निकल के आता है, different systems का क्या-क्या निकल के आता है, और उसकी बात करेंगे। आइए। So first of all, let us do one question. It is a point mass system. It is a point mass system, and this is the axis of rotation. ठीक है, ये एक axis of rotation है। इसके अलावा ये दो पॉइंट मासेस हैं, एक पॉइंट मास यहाँ पर है और एक पॉइंट मास यहाँ पर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। दिस इज 2 किलोग्राम, दिस इज आल्सो 2 किलोग्राम। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप ये चौक को समझो। अब चौक के एक एंड पे 2 किलोग्राम यहाँ लगा हुआ है, चौक के एक एंड पे 2 किलोग्राम यहाँ लगा हुआ है, और चौक के एक पर्टिकुलर मिड के पॉइंट से यहाँ पर कोई भी बीच का एक पॉइंट है, उसके अबाउट चौक इस तरीके से रोटेशन कर रही है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं ये इसके अबाउट ऐसे गोल घूमेंगे। सी ये 2 kg वाला पार्टिकल इस तरीके से घूमने लगेगा, ये 2 kg वाला पार्टिकल इस तरीके से घूमने लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा दैट किस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। कोई तो हमसे पूछेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम का, इस पर्टिकुलर पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताइए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर ओनली। समेशन mr स्क्वायर मतलब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से सबसे पहले m1 r1 स्क्वायर निकालेंगे, फिर m2 r2 स्क्वायर निकालेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड वी विल ऐड बोथ ऑफ देम। जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया आंसर विल बी व्हाट? फर्स्ट m1 2 kg, so 2 kg multiplied by r1 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो 0.04 स्क्वायर। सिमिलरली प्लस m2 भी कितना है 2 kg, r2 का स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर 0.02 का स्क्वायर। सॉल्विंग इट, इन दोनों को करेंगे अब हम सॉल्व करो। दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, आगे कितने तो 0.0016 ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, प्लस 2 into 0.0004 ये
इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहला काम फाइंड आउट द आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड देन आइडेंटिफाई द मासेस, और उन मासेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करो। उन मासेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करो। ये पहले फाइंड आउट किया, समेशन mr स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट करो एंड फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। This is the method to calculate moment of inertia of each and every system. जो भी सिस्टम हमारे पास गिवन है, सभी सिस्टम्स के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्लास जो है आपकी फिजिक्स 2, ठीक है, निराज वाली, वो वाली क्लास में नहीं ले रहा हूं आज। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की काफी सारे डेरिवेशंस देखने वाले हैं, तो जो सेकंड क्लास में नहीं होगा आप उसको ध्यान से पढ़ें। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफी सारे डेरिवेशंस करने वाले हैं। और आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा 100%। तो जिसने भी अभी तक भी क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन नहीं किया है, आज की क्लास को पढ़ो, यू विल गेट वन क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बट बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट ओनली। चलिए अब मेरे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, ये देखिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और सिस्टम मेरा कुछ इस तरीके से, ये एक मास, ये भी एक मास, ये भी एक मास और ये भी एक मास। दिस इज m mass, this is 2m mass, this is 3m mass and this is 4m mass. All the masses are situated at four corners. All the masses are situated at four corners of a square, and this particular square is rotating about this particular axis. So ये particular square इस particular axis के about क्या करता है, rotate करता है। We want to calculate the moment of inertia about this particular axis. So how we will calculate? I is equal to summation mr square. Summation mr square का मतलब m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square। हम चारों मासेस के लिए mr square मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए फर्स्ट मास को देखो, m मास, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, दिस मास इज सिचुएटेड एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओनली। सो व्हाट वी विल डू, बोलेंगे भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट तो 0 आ गया, क्योंकि r डिस्टेंस तो नहीं, r डिस्टेंस है नहीं, तो पहले क्या लिख सकते हैं m 0 का स्क्वायर प्लस m2 2m मास में एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो वी कैन से 2m into 0 का स्क्वायर। फाइनली m3 into r3 स्क्वायर, m3 कितना 3m, r3 का स्क्वायर मतलब 3m कितना दूर है, perpendicular distance of this 3m mass from the axis of rotation is a, so we will write 3m into a का स्क्वायर। फाइनली देखो 4m मास मेरे पास यहां पर प्रोवाइडेड है, ये 4m मास, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना a only, so this is 4m into a square। so final answer देखो, ये 0 बचा क्या मेरे पास 7m a square मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया इस पर्टिकुलर सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस। तो मैं मानता हूं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। अगर ये चीज क्लियर है तो फटाफट एक बार हैंड रेज करके बताइए। For this next part, you can see that the axis of rotation is like this. The diagonal axis is the axis of rotation. और इस पर्टिकुलर केस में 4m और 2m एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रहते हैं, दोनों सेम एक्सिस पे ही दिख रहे हैं। अगर दोनों सेम एक्सिस पे दिख रहे हैं तो वी कैन से कि भाई ये जो मासेस हैं इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 0, बचे कौन से मासेस, ये m और ये 3m। अब ये m और ये 3m को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी ये पूरा डायग्राम जो है इसकी लेंथ होगी √2a, होगी कि नहीं होगी, कैसे निकालना है तो उस फॉर्मूला को यूज करके निकाला, बेस भी a परपेंडिकुलर भी a और हाइपोटेन्यूज √2a। इस परपेंडिकुलर का यहां से हाइपोटेन्यूज का हाफ निकालो, यहां से यहां तक
मिल जाएगा which will be a by root 2 कितना है a by root 2 ठीक है। ऐसे a by root 2 वहां तक का डिस्टेंस है तो a by root 2 यहां तक का भी डिस्टेंस होगा a by root 2। आइए अब समेशन m1 स्क्वायर निकालते हैं i2 will be equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square ठीक है। अब चलिए सारे सिस्टम लिखते हैं। सबसे पहले m परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना a by root 2 सो m1 into a by root 2 का होल स्क्वायर। सेकंड मास कौन सा है 4m बट ये x का रोटेशन नहीं है तो 4m into 0 का स्क्वायर प्लस 4m into 0 का स्क्वायर। m3 ये रहा 3m कितना दूर a by root 2 तो 3m into a by root 2 का स्क्वायर and finally 2m मास क्योंकि x का रोटेशन यही है तो 2m into 0 का स्क्वायर 2m into 0 का स्क्वायर। ये क्वांटिटी 0 ये क्वांटिटी 0 बचा क्या a by 2 and a by 2 ठीक है a square by 2 a square by 2 so answer will be i2 is equal to m a square by 2 plus 3m a square by 2 which will be 4m a square by 2 और आंसर आ गया 2m a square। अब देखो आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्लास में पहली बार क्या बोला था कि रोटेशनल मोशन के अंदर कितना एफर्ट करना पड़ेगा बेसिकली डिपेंड करता है पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन किस तरीके से कौन सी जगह से पार्टिकल का रोटेशन कर रहा है। जब हमने इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन लगाया इस पार्टिकल इस सिस्टम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 7m ठीक है। But when we have rotated this particular system from this axis, this second axis के through, अगर मैं moment of inertia calculate करूँ, तो वो निकल के आ रहा है 2m square. So you can see जैसे ही axis of rotation change हो जाती है, वैसे ही moment of inertia भी change हो जाता है. और जैसे ही moment of inertia change हुआ, हमारा जो effort है वो भी change हो गया. तो जो पहली क्लास में हमने बात की थी कि भाई रोटेशनल मोशन में कितना एफर्ट करना पड़ेगा एक सिलेंडर को उठा के अगर मैं लेके जाऊंगा तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अगर मैं उसको रोटेट करता हूं तो मैं बहुत ही कम एफर्ट में उसे रोटेट करवा के नीचे ले आऊंगा। तो वही चीज हमें यहां से समझ में आ रही है कि अगर डिफरेंट रोटेशन के अंदर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करते हो तो अलग अलग आता है। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा तो ऑब्वियसली आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। दैट मींस इस एक्सिस के अबाउट डायगोनल एक्सिस के अबाउट रोटेशन अगर करवाया गया तो मेहनत ऑब्वियसली हमें कम करनी पड़ेगी, कम एफर्ट में काम चल जाएगा। बट 7m स्क्वायर मतलब ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट दिख रहा है, i1 एक्सिस के अबाउट दिख रहा है। और इस i1 एक्सिस के अबाउट 7m स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ज्यादा एफर्ट लगाओगे तब इस एक्सिस के अबाउट घुमा पाओगे, इस एक्सिस के अबाउट कम एफर्ट से भी घूम जाएगा। ये यहां पर फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, identify the axis of rotation and the second thing is to calculate the moment of inertia about that axis। फटाफट यहां तक अगर सबको क्लियर हो गया है तो एक बार हैंड रेज कर दो। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं आपके स्कूल जब ओपन होने वाले हैं, ठीक है, 18 जनवरी इज द डेट जब आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो यू कैन कम टू द स्कूल, ठीक है। तो बहुत टाइम बाद यू विल सी कि भाई जितना हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ऑनलाइन चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, अगर कोई गवर्नमेंट चेंज ना कर दे अपना डिसीजन। चलिए, तो इसके बाद लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ताकि और अच्छे से फील आए कि क्या कर रहे हैं हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अब आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई रॉकेट साइंस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, समेशन m1 स्क्वायर। थोड़ा सा आगे जब हम कंटीन्यूअस बॉडीज देखेंगे तो वहां पर थोड़ा इंटीग्रेशन करना भी सीखेंगे। अभी से कितना ध्यान रखो
कि समेशन mr स्क्वायर से अपन पॉइंट मास सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। पॉइंट मास सिस्टम अगर मेरे को प्रोवाइडेड है। अब देखिए ये मेरे पास है एक्सिस ऑफ मोशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ मोशन। इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, किन पार्टिकल्स का हो रहा है? तो देखिए इन पार्टिकल्स, ये एक रॉड है, इस रॉड के एक एंड पे मैंने लगाया 2m मास और इस रॉड के दूसरे एंड पे मैंने लगाया अगेन 2m का लगा करके इसको लिख देते हैं 2 kg और इधर भी लिख देते हैं 2 kg। इस रॉड की यहां से यहां तक जो लेंथ है दैट इज 5 मीटर। इस रॉड की यहां से यहां तक जो लेंथ है दैट इज आल्सो 5 मीटर and this angle is 37 degree. This angle is 37 degree. अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके का रोटेशन हो रहा है। ध्यान से देखिए ये पर्टिकुलर डस्टर को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये रॉड है और ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो दैट इज मतलब यहाँ रोटेशन कैसा हो रहा होगा, इस तरीके का रोटेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास होगी, इसके ऐसे सेंटर से 37 डिग्री के एंगल पे पास हो रही है। ये आपको पहचानना है सबसे पहली बात। दूसरी चीज, जैसे ही यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हुई तो हमें क्या चेक करना होगा, वी हैव टू ऑलवेज चेक व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दीस मासेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। सो इस डिस्टेंस को मैं r1 बोल देता हूं, ऐसे ही मैं r2 बोल देता हूं, ये दो सही है, सीधी सिंपल सी बात है। अब ये होता है कि 37 डिग्री ये 5 मीटर, मतलब 5 मीटर तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो यहां पर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं sin थीटा cos थीटा वाली, और देखो सिमेट्रिक है, दैट मींस वी कैन से r1 बराबर r2 होगा। अबे r1 बराबर r2 है तो कितनी वैल्यू होगी, सी दिस इज 5, सो ये होगा 4 मीटर और ये होगा 3 मीटर। ये आपको पता है, सो दिस विल बी 3 मीटर। 3 मीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square एंड फाइनली कौन मुझे आंसर बता सकता है, आपका फाइनल आंसर कितना निकल के आ रहा है, फटाफट एनालाइज कर दो। यहां तक तो अपन ने सॉल्व कर ही दिया है। यस, यू कैन टेल मी द फाइनल आंसर। आइए, तो अभी अपन क्या देख रहे थे, वी हैव सीन कि भाई किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है। समेशन mr स्क्वायर, masses you have been provided the perpendicular distance of the axis of from the axis of rotation, वो अपन को निकालना होता है। यहाँ पर 5 मीटर लेंथ ये दे रखी है, 37 डिग्री एंगल दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 मीटर हो जाएगा। 3 मीटर हो जाएगा तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1 कितना 2, ठीक है, r1 स्क्वायर कितना, सो 2 r1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 2 into 3 का स्क्वायर, आंसर विल बी 2 into 9 प्लस 2 into 9, आंसर इज 18 plus 18 is equal to 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो हमेशा याद रखना, to calculate the moment of inertia always remember that first of all you have to check what is the perpendicular distance। यहाँ पर ये ना देख लेना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका मास का डिस्टेंस तो 5 मीटर है, तो 5 से आंसर नहीं निकालना हमें हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना है और उसको फॉर्मूले में पुट करना है, पुट करके आंसर को कैलकुलेट करना है। सिंपल सीधी सी बात, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फटाफट बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। यस, फास्ट एवरीवन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर मास डिस्ट्रीब्यूशंस पे चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म कर देंगे। फिर सेकंड जो क्लास होगी उसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस के लिए हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आइए
So let us do one more question. This is a rectangle. This is a rectangle. ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर. ठीक है. इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है दैट इज 3 मीटर. इस रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स पे, इस रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स पे 4 मासेस को मैंने प्लेस कर रखा है. इधर मैं प्लेस करता हूं 1 kg, इधर मैंने प्लेस किया है 2 kg मास, इधर प्लेस किया 3 kg मास एंड इधर मैंने प्लेस किया है 4 kg मास. ठीक है. ये मेरे पास पर्टिकुलर सिस्टम प्रोवाइडेड है. इसकी मैं 2 एक्सिस बनाऊंगा. एक एक्सिस तो मैं बनाता हूं एग्जैक्टली इन द मिडल. यहां पर कहां से पास होती है एक्सिस? तो यहां 2 मीटर से ये एक्सिस पास होती है और इस एक्सिस के अबाउट पहले तो हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और दूसरी एक्सिस जो है वो एक्सिस हमें पास होती हुई दिखती है फ्रॉम द डायगोनल. कहां से पास होती हुई दिखती है? फ्रॉम द डायगोनल. तो ये डायगोनल से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन होने लगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2. सो हम इन दोनों केसेस के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है. दोनों केसेस के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वी वांट टू कैलकुलेट दिस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं. I1 के लिए अगर कैलकुलेशन की जाए तो देखिए सभी मासेस को देखो. 2 kg मास, यहाँ पर 1 kg मास, यहाँ पर 4 kg, यहाँ पर 3 kg. सभी मासेस को अगर देखा जाए तो सभी कितने दूर हैं? 2 मीटर दूर यहाँ पर और 2 मीटर दूर यहाँ पर. तो I1 से कैलकुलेट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत ही आसान हो गया. देखिए 1 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2 का स्क्वायर. आंसर कितना आया? दिस विल बी 4, दिस विल बी 8, दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 16. ये मेरे पास आंसर आ जाएगा. सही कि नहीं? दिस विल बी 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20. तो आंसर आ गया 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. I1 की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान था. क्या किया हमने? जो भी मासेस थे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लिया और देखा कि दोनों तरफ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस थे वो सेम ही आ रहे हैं. जब वो सेम आ रहे हैं दैट मींस ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग? ऑब्वियसली कि जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डायरेक्टली 2 का स्क्वायर अपन सभी के अंदर R1, R2, R3, R4 की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. इजी सा सॉल्यूशन था, बहुत ही आसान था. अपना सॉल्यूशन निकल के आया. चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर जो I2 है उसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी मैथ्स की जरूरत पड़ेगी. थोड़ी सी मैथ्स की जरूरत क्या पड़ेगी तो पहले देख लेते हैं मेथड कैसे करना है. सॉल्व इसको आप घर पे करिएगा. आइए, ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल. ऐसे ऐसे अगर मैं दोनों डायगोनल्स बनाऊं, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये. ठीक है. चलिए ये जो पर्टिकुलर डायगोनल है जिसको मैं डार्क बना रहा हूं, ये डायगोनल के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को पूछ रहा है. ठीक है. हम निकालेंगे नहीं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है. क्या ये डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं कि नहीं करते? कौन मुझे बता सकता है? हु कैन टेल मी दैट whether the diagonals of a rectangle cut themselves on right angle or not? यहां पर एक दूसरे को डायगोनल क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं. क्या इन डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है या कुछ और एंगल है? ये मैं पूछना चाह रहा हूं. हु कैन टेल मी? ओनली वंस जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है. अगर मेरे पास एक स्क्वायर होता तो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं. दैट मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्टली वी कैन यूज दिस डिस्टेंस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेकिन इस क्वेश्चन में मैं ये वाला डिस्टेंस यूज करके कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि ये डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा? ये यहां से मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आएगा, ना कि ये डायगोनल जहां पर कट कर रहा है वो। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? हाउ वी विल कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जो डायगोनल होता है, देखिए जो डायगोनल है, ये पर्टिकुलर डायगोनल, ठीक है, दिस इज व्हाट इज दिस इज 3 मीटर डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 मीटर डिस्टेंस, ये 3 मीटर ये 4 मीटर, तो ये एंगल 37 डिग्री, ठीक है, ये 3 मीटर ये 4 मीटर, तो ये एंगल 37 डिग्री, अगर ये एंगल 37 डिग्री तो ये वाला एंगल 53 डिग्री, अगर ये एंगल 37 तो ये 53, और ये एंगल है 90, तो ये एंगल वापस से क्या हो गया 37, अगर ये 37 हो गया, ये डिस्टेंस मुझे पता है 3 है, तो ये क्या होगा, ये 4 के बराबर होगा या नहीं होगा? या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप लोग बताइए फटाफट। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके यहाँ सारी चीजें निकाली जा सकती है, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखो क्या किया हमने। देखो हमें पता है दैट दिस पर्टिकुलर इज 4 मीटर्स, दिस पर्टिकुलर इज 3 मीटर, सो ये 4 मीटर ये 3 मीटर ये 5 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये अगर 5 मीटर हो गया मेरे पास, तो ध्यान से देखिए ये एंगल कितना हो गया 37, ये एंगल 37 तो ये 53, ये 53 तो ये वापस से कितना, देखो ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 37 हो गया वापस से, ये 37 हो गया, तो ये वापस से क्या हो गया 53, ये वापस से 53, तो ये वापस से 37, एंड दिस इज 53, दिस इज अगेन 37, दिस इज अगेन 53। अब अपन ने ये सॉरी ये नहीं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो एंगल बनाएगा इस तरीके से। सो इस तरीके से आप अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, एंड यहां से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ट्रायंगल तो इस तरीके से दे रखा था, ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल इस तरीके से दे रखा था कि सारे के सारे एंगल्स मुझे पता चल गए। अगर मुझे एंगल 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसा दे रखा हो तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तब मेरे को प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी, या तो ऐसे एंगल्स होने चाहिए जिसकी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, अगर आपको साइन 40 डिग्री की वैल्यू निकालने को बोल दे कोई, तो हम नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री। अब देखिए इस पर्टिकुलर में हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 3, है कि नहीं है? ठीक है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 37 डिग्री। ठीक है, दिस इज 37 डिग्री, तो यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, लगाओ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, क्या निकल के आ रही है, ये देखो। जैसे ही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रहा परपेंडिकुलर P, P1 बोल दो इसे। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P1 की वैल्यू क्या आई, H साइन 37, H की वैल्यू कितनी है, तो 3 मीटर है, पुट कर देंगे 3 साइन 37, साइन 37 कितना होता है, वैल्यू हमें पता है, पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे P1 का। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मास के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर इस वाले मास के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि सिमेट्री की वजह से सेम ही आएगा, और फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फटाफट बताइए किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो। फास्ट रेज